यानी वो रास्ता पर खड़ा रहेगा तो उसको नहीं हटाएगा, वो जाम लगाएगा। स्टाफ उठने के लिए कहेगा तो वो चीज उसको बुरा लग गया, उसके लिए रोने लगे। भर दिन हमको गाली देते हैं आप लोग, हम कहां रोते हैं भर दिन? भर दिन तो विद्यार्थी गालियां देता है हमको, भर दिन उल्टा सीधा ही बोलता है। स्टाफ उठा दिया तो रोने लगा है, गेट हम उसके कारण जाम करवा दे। रास्ता पर आप काहे बैठे हुए थे? अपना गलती नजर नहीं आता है, दूसरे का गलती तुरंत नजर आ जाता है। क्या नीचे में खाली है? नीचे में जाकर के बैठिए ना, नीचे में सब चीज चल रहा है। क्लास लाइव की है। बच्चा जैसे रोने लगता है, बताइए। चलिए आ जाते हैं सरस्वती पूजा छुट्टी के बाद जो है मेरा पहला क्लास है। तो कल हम आए थे, कल हम आपको बोले ही थे कल मेरा क्लास होगा, हम सब चीज आपको बताएंगे। आपको कुछ जानकारी यहां पर हम दे देते हैं। जो भी जानकारी है दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सभी जानकारी देने से पहले जो है एक बात हम आपको बता देते हैं कि पहले भी हम अनाउंसमेंट किए हैं और सब बैच में कि बिहार दरोगा बैच को लेकर और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच जो है एक ये है कि संस्थान से जुड़ेंगे तो काफी बेहतर कर पाएंगे, रिजल्ट होगा। और अभी वो लड़का बोला कि जब हम उधर ही बैठेंगे, मतलब उनका मनसा ये था कि वो मेरे सामने में बैठे, ठीक है, जब हम उधर ही बैठेंगे तो हम ऑनलाइन क्लास क्यों ना कर ले, ठीक है। वो लड़का ये स्टेटमेंट बोला था, अभी हम सुने थे उसका ये स्टेटमेंट। तो 10 फरवरी से, इसी 10 फरवरी से इससे भी बड़ा क्लासरूम ले रहे हैं। इससे जो है सीधा मान करके चलिए ना, 2.5 गुना 3 गुना क्लासरूम है, इससे 3 गुना क्लासरूम है, समझ गए। तो वहां पर सब लोग एकदम सामने में ही बैठिएगा। आज 3 तारीख है, 1 सप्ताह इंतजार कीजिए 10 फरवरी तक। 10 फरवरी, अगर 10 फरवरी को नहीं होता है तो 15 फरवरी तो एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर करके आ जाए तो नहीं कटेगा, समझ गए। टारगेट है 10 फरवरी को वहां पर क्लास शुरू कर देना है। अगर 10 फरवरी को शुरू नहीं हो पाता है तो 15 फरवरी एकदम हम आपको लिख करके दे सकते हैं कि 15 फरवरी तक जो है क्लास वहां पे एकदम रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएगा। और सब लोग एक ही छत के नीचे बैठेंगे, किसी को भी टीवी पर जाने की जरूरत नहीं है, सब आमने सामने रहेंगे। तो 1 सप्ताह से 10 दिन का आप इंतजार कर लीजिए। और ना धक्का मुक्की होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा। लड़की के लिए भी लड़का के लिए भी वहां पे 2-2 दरवाजा है और दोनों अलग अलग साइड से। गेट तो यहां पर भी, सीढ़ी तो यहां पर भी है, लेकिन वहां पर सीढ़ी एक इस साइड है, एक इस साइड है। एक क्लास से बच्चा इंटर करेगा और एक क्लास से बच्चा बाहर निकलेगा। और लड़की के लिए लगभग 200 की कैपेसिटी वाला
यहां पर तो छोटा सा वो गर्ल्स कॉमन रूम बना है, उसमें भी हम क्लास ही लगा दिए हैं, लेकिन वहां पर गर्ल्स कॉमन रूम के लिए अलग जगह लिए हैं। तो गर्ल्स कॉमन रूम जो है अलग से है, वहां पर 150-200 लड़की आराम से बैठ सकती है। तो थोड़ा सा और 1 सप्ताह का बात है। अब 1 सप्ताह में आप किसी भी प्रकार का कोई नॉनसेंस नहीं करेंगे, कोई घटना नहीं करेंगे। 1 सप्ताह आप कंप्रोमाइज कीजिए, 1 सप्ताह आप कंप्रोमाइज कीजिए, और 1 सप्ताह बाद आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि हमको जगह नहीं मिला, तुमको जगह नहीं मिला, हम नीचे में क्यों बैठ करके पढ़े, हम भी ऊपर में ही बैठ करके पढ़ेंगे। कुछ भी सुनने को आपको नहीं मिलेगा। आप सभी लोग हमारे सामने होंगे। और लड़की भी इधर यहां पे चिल्ला रही थी हमको जगह नहीं मिला, जगह नहीं मिला तो बैठे हुए कैसे हैं, समझ गए? तो बैठ गए हैं उस पे, उसके बाद भी चिल्लाते हैं कि जगह नहीं मिला है, समझ गए? और पता नहीं आप लोग की क्या मानसिकता है, हमको तो ये बात समझ में नहीं आता है। तो 1 सप्ताह कंप्रोमाइज कीजिए। और ऐसा नहीं है कि यहां पे खाली कर रहे हैं ना, यहां पर भी रहेगा, वहां पर भी रहेगा। वहां पर जो है सिर्फ उस बिल्डिंग का नाम ही हम बिहार दरोगा बिल्डिंग रख रहे हैं। वहां पर सुबह से लेकर शाम तक बिहार दरोगा बैच ही चलेगा। फाउंडेशन बैच यहां पर चलेगा, अन्य जीएस टारगेट बैच, बीपीएससी बैच, सब बैच यहां पर चलेगा। दरोगा बैच जो है सिर्फ वहां पे चलेगा। दरोगा का 3 बैच है, तीनों बैच सिलसिलेवार ढंग से वहां पर चलेगा। यहां तक 1 सप्ताह तक जो है आपको 1.5 से 2 घंटा का क्लास होगा। जब वहां पर क्लास शिफ्ट हो जाएगा तो 3 घंटा का क्लास हम शुरू कर देंगे। आपका 3 घंटा का क्लास शुरू कर देंगे। तो आप, ऐसा नहीं है कि हम आपको व्यवस्था देना नहीं चाहते हैं, हम भी आपको व्यवस्था देना चाहते हैं। जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आप चीजों को गेन कर नहीं पाएंगे, इतना बात हम समझते हैं। तो थोड़ा सा बेहतर व्यवस्था के लिए जो है थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए। 1 सप्ताह का बात है, 1 सप्ताह तक आप लोग थोड़ा सा शांति बना करके रखिए, और 1 सप्ताह के बाद जो है आपको हर चीज मिलेगा, समझ गए? 1 सप्ताह के बाद, तो 1 सप्ताह तक जो है शांति बना करके रखिए। चलिए अब आ जाते हैं पढ़ने लिखने की बात हम लोग करते हैं। जो मूल चीज है पढ़ाई लिखाई, उसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो नए विद्यार्थी हैं एकदम, जिनका पहला क्लास है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए विद्यार्थी हैं जिनका पहला क्लास है। जिनका भी पहला क्लास है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको हमारे विषय में जानकारी मिल जाएगा। हम क्या हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षा आपका कैसे निकलेगा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के सॉल्यूशन को लेकर के आप हमारे पास आए हैं, और इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। और हम आपको एक बात स्पष्टता पूर्वक कह दे कि हमारे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आप पे चला दिया आपका रिजल्ट हो गया, बल्कि जो भी दिशा निर्देश देंगे, जो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे, अगर आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, और अगर आप उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो आपको करना क्या क्या है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए, आपको करना क्या क्या है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। संस्थान आपके लिए क्या क्या करता है और टोटल आपको क्या करना है, 2-3 मिनट में इन बातों को हम बताते हैं। सबसे पहली बात, क्लास में हमारे द्वारा, बिट्टू झा सर के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसको कंठस्थ करना है। मतलब हम लोग आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं। संस्थान का अपना स्टडी मटेरियल है, संस्थान का अपना स्टडी मटेरियल है, और संस्थान का जो स्टडी मटेरियल है उसी स्टडी मटेरियल से जो है हम लोग पढ़ाते हैं। जैसा कि आपके बैच में केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, कल अगर आप क्लास किए होंगे तो कल बिट्टू झा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वो चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू कर दिए होंगे। आपको केमिस्ट्री का पुराना नोट है संस्थान का, केमिस्ट्री का पुराना नोट आपको नहीं लेना है, नया अपडेट हो रहा है, चैप्टर वाइज हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज नोट ही केमिस्ट्री का लेंगे, पुराना फुल नोट आप नहीं लेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को यह दिशा निर्देश है। दूसरी बात, मॉडर्न का भी पुराना नोट संस्थान का है, लेकिन मॉडर्न के नोट को भी हम अपडेट कर रहे हैं और वो भी आपको चैप्टर वाइज ही लेना है, वो भी आपको चैप्टर वाइज ही लेना है। संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नोट हम डाल दिए हैं और केमिस्ट्री का भी नोट हम डाल दिए हैं संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर हम डाल दिए हैं। संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, 80,000 प्लस मेंबर होगा। यहां पर हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर का नोट डाले हुए हैं और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के 1 चैप्टर का नोट डाले हुए हैं। तो फिर से अभी तुरंत हम केमिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का 3 चैप्टर हम डाल रहे हैं अभी तुरंत, समझ गए? केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो है 3 चैप्टर डाल दिए हैं, चला गया है, ठीक है, डाल दिए हैं, चला गया है। आप लोग फोटोस्टेट के दुकान से इसको निकाल लीजिएगा और चैप्टर वाइज ही नोट हम आपको डालते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे, आप अपना निकालते रहिएगा, समझ गए? तो बिट्टू सर जो है आपको केमिस्ट्री शुरू कर दिए हैं और हम आपके बैच में जो है आज से मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू कर रहे हैं। इसी स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना है। तो पहला चीज, स्टडी मटेरियल पे अपना पूरा पकड़ बनाना है। इसके बाद क्लास के साथ साथ जो है आपको हम होमवर्क देते हैं, क्लास के साथ साथ आपको हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क कहां से देते हैं? तो क्लास के साथ साथ होमवर्क की अगर हम बात करें तो होमवर्क जो है आपको घटना चक्र से देते हैं, होमवर्क घटना चक्र से देते हैं। घटना चक्र जो पीसीएस श्रेणी में टोटल 8 बुक आता है, वही 8 बुक से जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हम आपको होमवर्क देते हैं। तो दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि आपको ये करना है। फिर तीसरा काम अगर हम देखें तो आपका तीसरा काम क्या होना चाहिए? तो संस्थान में डेली टेस्ट सीरीज चलता है, सोमवार से शुक्रवार 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं। उसका क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन टेस्ट होने के बाद, डिस्कशन लिखाने के बाद, जैसे सोमवार को टेस्ट हुआ तो उसका मंगलवार को देते हैं, मंगलवार का टेस्ट हुआ तो उसका बुधवार को देते हैं। तो संस्थान में जो डेली टेस्ट सीरीज होता है, उस डेली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को आपको याद करना है। इसके अलावे चौथा चीज, प्रत्येक सप्ताह शनिवार को एक फुल लेंथ टेस्ट होता है, प्रत्येक सप्ताह शनिवार को फुल लेंथ टेस्ट होता है। टेस्ट के साथ साथ डिस्कशन भी उसका देते हैं।
तो सैटरडे को जो टेस्ट होता है फुल लेंथ, सैटरडे को जो टेस्ट होता है फुल लेंथ, ये फुल लेंथ टेस्ट पूर्णतः बिहार दरोगा परीक्षा पर आधारित टेस्ट है। और इस टेस्ट में उसी प्रकार से क्वेश्चन सेट करते हैं जिस प्रकार से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको इसको भी करना है। और फिलहाल ये 4 चीज आपको करना है। और जब नया क्लासरूम में 1 सप्ताह के बाद क्लास चल जाएगा तो आपका क्लास जो 10 बजे हम बोले हैं, लेकिन क्लास शुरू होता है 10:30 बजे। आपको 10 बजे नहीं बल्कि 9 बजे आना है, या फिर 9 बजे ही आना है। और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास चलेगा। और उसमें जो है 2 से 2.5 घंटा, 2 घंटा कम से कम क्लास होगा। अभी 1.5 घंटा का क्लास हो रहा है, 2 घंटा क्लास होगा। और 1 घंटा जो है प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन का टेस्ट हम आपको मरवाएंगे। प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन का टेस्ट मरवाएंगे, ये हमारी योजना है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के 45 मिनट उस टेस्ट में, अब बाद बाकी क्लास, समझ गए। तो फिलहाल इतना चीज जो है आपको करना है। और इतना के साथ साथ अगर इसमें एक डेली प्रैक्टिस सेट जुड़ जाए, अगर इतना के साथ इसमें डेली एक प्रैक्टिस सेट जुड़ जाए परीक्षा पर आधारित ही। और ध्यान रहे, इसका डिस्कशन हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का डिस्कशन लिखने में नानी याद आ जाता है। तो इसका डिस्कशन हम नहीं दे पाएंगे। हम अभी ही बोल दे रहे हैं, जो बात है वो बात है। आपको सिर्फ इसका आंसर करना है और जो है डिस्कशन करना है तो स्वयं से डिस्कशन कीजिए। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो हम आपको लिख करके दे सकते हैं कि इतना चीज को अगर आप पचा लेते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। ये बात हम आपको लिख करके दे सकते हैं। लेकिन इतना चीज को पचाना आसान नहीं है, इतना चीज को पचाना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप पचाते हैं तो आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। यह भी बात हम आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। और हम आपको बता दें, 2446 पोस्ट 2213 पोस्ट में जो संस्थान से इतना बेहतर सिलेक्शन हुआ है, ये सभी चीज हम विद्यार्थी को करवाए हैं। सबसे पहले तो संस्थान का मटेरियल, फिर होमवर्क देते थे, फिर डेली टेस्ट सीरीज फॉलो करवाते थे। उस समय ये सैटरडे वाला चीज नहीं था, सैटरडे वाला चीज नहीं था, ना ये था, समझ गए। ये दोनों नहीं था, बस ऊपर के 3 चीज को जो है फॉलो करवाते थे। लेकिन अब कंपटीशन का लेवल थोड़ा पहले से ज्यादा हाई हो गया है, तो इसलिए अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो एक्स्ट्रा मेहनत में जो है पहले की तुलना में अब एक्स्ट्रा मेहनत यहां पे करवा रहे हैं और यहां पे करवा रहे हैं। और अगली बात, पहले पुराना मटेरियल से पढ़ाते थे, अब हमको लग रहा है कि नहीं, पुराना मटेरियल अब काम नहीं करेगा, तो नया मटेरियल हर सब्जेक्ट में अपडेट कर रहे हैं। तो मटेरियल सब सोच समझ करके आप खरीदिएगा। केमिस्ट्री और आधुनिक भारतीय इतिहास का तो पुराना लेना ही नहीं है, पूरा नया आएगा, 100% नया आएगा, बेहतर कंटेंट के साथ आएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। और इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट, ऐसे इतिहास के 4 सेगमेंट है आपके बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। विश्व इतिहास से भी 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, विश्व इतिहास से भी 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल 4 पार्ट है। और इस 4 पार्ट में जो आधुनिक भारत का इतिहास है वह सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अगर इतिहास से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य तौर पर बिहार दरोगा परीक्षा में, ऑन अप्रोक्सीमेट एवरेज आप 15 प्रश्न मान करके चल सकते हैं। अगर 15 प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 7 से 8 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। बाद बाकी प्रश्न प्राचीन, मेडिवल और फिर जो है आपको वर्ल्ड। 7 से 50% प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं। इस बात को आप मान करके चल सकते हैं। तो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आधुनिक भारत के इतिहास को जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
अब आप चीजों को सुनिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोग मुख्य तौर पर, हमारा जो फोकस होता है वह मुख्य तौर पर अंग्रेजों पर होता है। अंग्रेजों पर, मुख्य तौर पर अंग्रेजों पर होता है, क्योंकि अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए, व्यापार किए। व्यापार करने के बाद भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर पैदा हो गया था 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, उस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अपने आप को भारत में राजनीतिक तौर पर स्थापित किया और फिर शासन प्रशासन करना शुरू किया। भारत को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के लिए तमाम प्रकार की नीतियों को क्रियान्वित अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों की जो नीतियां थी वह शोषणकारी नीतियां थी। उस शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के लोग अंग्रेज से नाराज हो गए और फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। कई सारे विद्रोह आपको मिल जाएंगे। आदिवासियों ने विद्रोह किया, आम नागरिकों ने विद्रोह किया, किसानों ने विद्रोह किया, सैनिकों ने विद्रोह किया। तमाम विद्रोह हुए। तमाम विद्रोह होने के बाद लोग जागरूक हुए। लोगों के जागरूक होने के बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के विकास होने के बाद कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना हुई और कांग्रेस के बैनर तले देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई और अंततः देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। अंततः हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। मतलब यह बात आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास में केंद्र बिंदु में अंग्रेज होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है केंद्र बिंदु में कौन होगा? आपको अंग्रेज होगा। अंग्रेज होगा। अब अंग्रेज किसे कहा जाता है? तो विश्व मानचित्र पर आप देखेंगे तो विश्व मानचित्र पर यहां पर आपको एक देश मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम। एक देश मिलेगा आपको यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके, इसी को ब्रिटेन भी कहा जाता है, इसी को इंग्लैंड भी कहा जाता है। यहां के निवासी को ही अंग्रेज कहा जाता है। यहां के निवासी को ही अंग्रेज कहा जाता है। और मुट्ठी भर का देश था लेकिन दिमाग बहुत था उसके पास, और दिमाग के चलते छोटा सा देश, ये छोटा सा देश, और दिमाग के चलते देखिए अमेरिका पर कब्जा कर लिया, भारत पर कब्जा कर लिया, साउथ अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, चाइना पर भी कुछ समय के लिए कब्जा किया था, म्यांमार पर कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया। और देखिए ये छोटा सा देश विश्व के बड़े बड़े देशों पर कब्जा किया। छोटा सा देश विश्व के बड़े बड़े देशों पर कैसे कब्जा किया? तो अपने दिमाग से कब्जा किया। दिमाग से। तो अंग्रेज हमें क्या सीख देता है जानते हैं? अंग्रेज हमें यह सीख देता है कि हमें अपने कामों को अपने दिमाग से करना चाहिए। समझिए, अपने दिमाग से करना चाहिए। अब वही बच्चा, बताइए, बच्चा की तरह रोने लगा, हमको बड़ी बुरा लगा। समझ गए? हम उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो रोने का तो कोई सवाल ही नहीं है। समझ गए? चलिए, तो आप लोग को भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बनिए, तार्किक बनिए, हवाबाजी में मत जाइए। समझिए, हवाबाजी में मत जाइए, एकदम तार्किक बनिए, चीजों को सोचिए। आप ग्रेजुएट हैं, ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक इंटर करके आए ना, आप ग्रेजुएट हैं। आप चीजों को सोचिए, आप मटेरियल को देखिए, तब डिसाइड कीजिए कि मटेरियल अच्छा है या नहीं है। अब इन्हें कोई कह दिया हाँ बहुत बढ़िया है, तो हम भी मान लिए कि बहुत बढ़िया है, फिर आप अलग नहीं हो पाएंगे, फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगा। तो तार्किक बनिए, सोचने वाला प्राणी बनिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो, अगर सफल नहीं होना चाहते हैं तो जैसे जीवन चल रहा है चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, तो मूल तौर पर आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के आगमन से लेकर देश की आजादी तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। और
इन घटनाओं को कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, एकदम कहानी के तौर पर। इतिहास कहानी है। इतिहास जैसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट इतिहास है। और कोई भी घटना हो, हर घटना किसी ना किसी कालखंड में घटित हुई है। और अगर कोई घटना किसी कालखंड में घटित हुई है, किसी समय में घटित हुई है, तो वह इतिहास है। वह इतिहास है। और इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। हर सब्जेक्ट की उत्पत्ति इतिहास से हुई है। सभी सब्जेक्ट की उत्पत्ति इतिहास से हुई है। इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। और परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, जीवन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जीवन जीने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? आप इतिहास पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आखिरकार इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास पढ़ते क्यों है? सबसे पहला सवाल इतिहास पढ़ने से पहले आपको स्वयं से यही करना चाहिए। और इतिहास की हम बात करें तो इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, उस प्रश्न का उत्तर अब दे रहे हैं। इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इतिहास है वह हमें अपने पूर्वजों के विषय में बताता है। इतिहास हमें अपने पूर्वजों के विषय में बताता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन नहीं लिया। और उस डिसीजन के आधार पर हम लोग अपने पूर्वजों का मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करके हम लोग पाते हैं कि हमारे फलना पूर्वज ने चिल्ला अच्छा काम किया, हमारे ढेकना पूर्वज ने फेंकना अच्छा काम किया। मतलब कहने का मतलब आप समझिएगा, जैसे कि महान मौर्य सम्राट अशोक हमारे पूर्वज हैं। अशोक ने क्या किया कि वो सफल शासक में गिनती में आते हैं। फिर आपको बिंदुसार, वो भी हमारे पूर्वज माने जाएंगे। बिंदुसार ने ऐसा क्या किया कि उनको हम लोग सफल शासक में नहीं गिनते हैं, सफल शासक में नहीं गिनते हैं। तो उनकी नीतियों को पढ़कर, उनका मूल्यांकन करके हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन लोग सफल रहे हैं, कौन लोग असफल रहे हैं। और हर इंसान, हम हो, आप हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, XYZ, हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़िए, उसका मूल्यांकन कीजिए और पाइए कि वो सफल क्यों हुए हैं, वो असफल क्यों हुए हैं। सफलता के कारणों को ढूंढिए और फिर उस नीति पर चलिए, और उस नीति पर चल करके आप भी सफल हो सकते हैं। अगर आपके पूर्वज किसी नीति पर चलकर सफल हुआ है तो आप भी उस नीति पर चल करके सफल हो सकते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको इतिहास पढ़ना ही होगा, और बिना इतिहास पढ़े। और एक बात देखिए, ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस उद्देश्य से नहीं पढ़िए कि हमको नौकरी लेना है ना, बल्कि इस उद्देश्य से पढ़िए कि हमको एक अच्छा मानव बनना है। समझिएगा, हमको एक अच्छा मानव बनना है। और अगर आप इस उद्देश्य से पढ़िएगा ना तो चीजों को आप अच्छे से ज्ञान कर पाइएगा। और इस उद्देश्य से पढ़िएगा कि हमको नौकरी लेना है तो फिर चीजों को आप अच्छे से ज्ञान नहीं कर पाइएगा। इसके पीछे भी कारण है, लॉजिक है। वो लॉजिक अभी हम देने वाले आपको है नहीं। एक ही क्लास में सब चीज दे देंगे तो बाद बाकी क्लास में क्या बोलेंगे, समझ गए? तो ये चीज बताएंगे हम आगे चल करके आपको। तो अब हम लोग आते हैं सिलेबस। अगर सिलेबस की हम बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो पहला टॉपिक होता है, आप सभी लोग उससे अवगत होंगे और आप सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ के निश्चित तौर पर आए होंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम बौका होंगे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग को सब चीज मालूम है। आप लोग सिर्फ रिवीजन करने के उद्देश्य से यहां पर आए हैं और थोड़ा नया मिल जाए परीक्षा के लिहाज से, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन बन जाए, उसके लिए आप यहां आए हैं। तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर होता है, हम लोगों का पहला चैप्टर होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। क्या हुआ जी? कब रुका है? 5 सेकंड पहले। ओ,
बात कीजिए ना उससे, दीपिन से बात कीजिए, पूछिए नेट कट गया है। ऐसे देखते रहिएगा तो थोड़े आ जाएगा। क्या नहीं लेगा? है ले लिया। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो पहला चैप्टर है हम लोगों का आधुनिक भारतीय इतिहास का, भारत में पहला चैप्टर है हम लोगों का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग जो है पढ़ेंगे, और नेटवर्क कट गया था, फिर से नेटवर्क आ गया है, अब सही है। कुछ भी नहीं बोले हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अब ध्यान से चीजों को सुन लिया। ऑनलाइन वाले ये नहीं बोलिएगा कि जो है कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा है आपका। अब आ जाइए, पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यह हम लोगों का आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है। कुछ लोगों के पास नोट होगा और कुछ लोगों के पास नोट नहीं होगा। नोट नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को ध्यान से सुनिए। यहां पर हम लोग जिन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। मूल तौर पर यही चार यूरोपीय कंपनी को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो आने के लिए डेनिश भी आया, स्वीडिश भी आया, लेकिन उन कंपनियों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो कंपनियां भारत में सफल नहीं हो पाई थी। और भारत में सफल नहीं हो पाई थी इसलिए उन कंपनियों का भारत में बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व है ही नहीं। अगर इन कंपनियों को देखें तो इन कंपनियों में जिस कंपनी का सबसे ज्यादा राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो हम लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, क्योंकि सबसे ज्यादातर केस में प्रश्न आने की संभावना यहीं से होती है, और बाद बाकी कंपनी को भी हम लोग समझेंगे। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसा क्या हो गया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लगा मतलब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इन लोगों का आगमन होने लगा। तो इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले भारत तो समझते होंगे, भारत एक देश है, अच्छा देश है, खूबसूरत देश है। एक से बढ़कर एक राजा हुए, एक से बढ़कर एक लुटेरा ने भारत को लूटने का काम किया, लेकिन फिर भी भारत अडिग रहा, अटल रहा, और अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। और अभी पूरे विश्व के भीतर
सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है। ये कोई भारत सरकार नहीं कह रहा है, बल्कि ये आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट ये बात को कह रही है। और आईएमएफ यहां तक आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका, रसिया जैसे देशों में मंदी का दौर आएगा, लेकिन भारत में कुछ नहीं होगा। भारत में कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से 2008 में मंदी आया था, लेकिन भारत अप्रभावित रहा। तो भारत, आखिरकार ऐसा क्या है भारत में कि मंदी आने के बावजूद भी भारत बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, वैश्विक स्तर पर मंदी आने के बावजूद? क्योंकि भारत के लोग जो होते हैं ना, दिल से बड़ी साफ होते हैं, समझ गए? और जो भी काम करते हैं पूरी अपनी आत्मा झोंक देते हैं। इसलिए कितनी भी दुर्दशा होने के बावजूद भी भारत आज एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। यूरोपीय कंपनी, यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, ये उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, अफ्रीका महादेश है, यूरोप महादेश है, एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, अंटार्कटिका महादेश है। तो यूरोप एक महादेश है, ये आपको यूरोप है, यूरोप महादेश है। और यहां पर एशिया महादेश में अपना देश भारत है। यूरोप के भीतर जो कंपनियां स्थापित हुई उसी को यूरोपीय कंपनी कहा गया। यूरोप के भीतर पुर्तगाल में कंपनी स्थापित हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड में कंपनी स्थापित हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन में कंपनी स्थापित हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस में कंपनी स्थापित हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सभी कंपनियां जिसका नाम हमने आपको लिखा है, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, पुर्तगाली, डच, ये सभी यूरोप के भीतर स्थापित होने वाली एक कंपनी थी। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का यूरोप के साथ व्यापार प्राचीन काल से होता हुआ आया है। प्राचीन काल से यूरोप के भीतर एक यूनानी सभ्यता हुआ करती थी। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, भारत में हड़प्पा सभ्यता को आप पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को आप पढ़ेंगे। तो जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता है, उसी प्रकार से यूरोप में यूनानी सभ्यता से ही यूरोप और भारत के बीच व्यापार होने लगे थे। यूनानी सभ्यता से ही यूरोप और भारत के बीच जो है आपको व्यापार होने लगे थे। यूरोप और भारत के बीच व्यापार होने लगे थे। तो भारत और यूरोप का व्यापार ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में स्थापित हुआ, ना, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। बल्कि सच बात यह है कि भारत का व्यापार यूरोप के साथ प्राचीन काल से होता हुआ आया है। लेकिन प्राचीन काल से यूरोप का व्यापार भारत के साथ होता हुआ आया है। लेकिन मध्यकाल में एक नए धर्म का उदय हुआ। मध्यकाल में 7वीं सदी ईस्वी में एक नए धर्म का जो उदय हुआ, 7वीं सदी ईस्वी में जो एक नए धर्म का उदय हुआ, उस धर्म को इस्लाम धर्म कहा जाता है। और अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था सऊदी अरबिया के क्षेत्र में। यहां पर सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद इस्लाम धर्म का प्रसार होने लगा, विस्तार होने लगा। इस्लाम धर्म फैलने लगा। इस्लाम धर्म जो है फैलने लगा, इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा। और जब इस्लाम धर्म का विस्तार होने लगा तो यहां पर हर क्षेत्र में विस्तारित इस्लाम धर्म ने अपने आप को किया।
सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर। अब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उसकी संस्कृति का भी विकास होगा, उसके व्यापार का भी विकास होगा, हर चीज का विकास होगा। और जब इस्लाम धर्म अपने आप को सऊदी अरब से बाहर कर रही है, सऊदी अरब से अन्य क्षेत्रों में भी फैला रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस्लामी व्यापार, इस्लामी संस्कृति का विकास भी उन क्षेत्रों में हो जाता होगा जहां पर इस्लाम धर्म जाता होगा, जहां पर इस्लाम धर्म जाता होगा। तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था, इस व्यापार में मध्यस्थता आज के संदर्भ में तुर्की किया करता था। आज के संदर्भ में तुर्की, यहां पर तुर्की है, यहां पर तुर्की है। तुर्की यूरोप और भारत के बीच होने वाले व्यापार में मध्यस्थता किया करता था। तुर्की यूरोप और भारत के बीच होने वाले व्यापार में मध्यस्थता करता था। मतलब यूरोप के व्यापारी तुर्की होते हुए भारत आते थे और भारत से व्यापार करके फिर तुर्की होते हुए जो है वापस अपने देश चले जाते थे। हुआ ये कि 1453 ईस्वी में, बात है 1453 ईस्वी की, 1453 ईस्वी में तुर्की के क्षेत्र में एक बर्जेंटाइन साम्राज्य हुआ करता था, अस्तित्व में बर्जेंटाइन साम्राज्य। तुर्की में एक साम्राज्य का शासन हुआ करता था जिसे हम लोग बर्जेंटाइन साम्राज्य कहते थे, बर्जेंटाइन साम्राज्य कहते थे। और इस बर्जेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। बर्जेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहां? कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। बर्जेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। तो अब 1453 ईस्वी में हुआ ये कि अरबी मुसलमानों ने, सऊदी अरब ये अरब प्रायद्वीप भी है, अरबी मुसलमानों ने इस बर्जेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, इस बर्जेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। और जब अरबी मुसलमानों ने इस बर्जेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, तब जाकर के कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद तथा अरबी मुसलमानों के तुर्की जैसे क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद अब यूरोप के व्यापारी जो यूरोप से व्यापार करने के लिए भारत जाना चाहते थे, अब उन्हें अरबी मुसलमानों को टैक्स देना होता। तो यूरोप के व्यापारियों ने यह सोचा कि हम अरबी मुसलमानों को टैक्स नहीं देंगे। अरबी मुसलमानों को हम टैक्स क्यों दें? तो टैक्स नहीं देने के कारण यूरोप के व्यापारियों ने अपने राजा को कहा कि भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों में जाने के लिए हमें एक नए मार्ग की खोज करनी है। तो आप हमारे राजा हैं, आप हमारा इसमें साथ दीजिए। और फिर व्यापारियों के आग्रह पर यूरोप के राजाओं ने भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों में प्रवेश को लेकर नए मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। हम क्या बोले हैं एक बार समझिएगा, फिर से लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसलिए हुआ क्योंकि भारत की वस्तु का मांग यूरोप के बाजार में काफी अधिक था। फिर से सुनिएगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसलिए हुआ
क्योंकि यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तु की मांग काफी अधिक थी, काफी अधिक थी, इसलिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। अब दूसरा प्रश्न, क्या प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध थे या नहीं थे? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि प्राचीन काल में भी भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था। ठीक है। तीसरा प्रश्न कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार में मध्यस्थता कौन करता था? तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार में मध्यस्थता तुर्की करता था। कौन करता था? तुर्की। चौथा प्रश्न, इस्लाम धर्म का उदय किस सदी में हुई है? 7वीं सदी में। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कब हुई है? 7वीं सदी। और कहां हुआ है? अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय कहां हुआ? अरब प्रायद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप में हुआ है। और इस्लाम धर्म के उदय अरब प्रायद्वीप में होने के बाद मुसलमानों ने या इस्लाम धर्म ने अपने आप को विस्तारित किया या नहीं किया? किया ना। और 1453 ईस्वी में अरबी मुसलमानों ने किस साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया? बर्जेंटाइन। और इस साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कहां थी? कुस्तुनतुनिया। और बर्जेंटाइन साम्राज्य तुर्की में ही था। बर्जेंटाइन साम्राज्य कहां था? बर्जेंटाइन साम्राज्य कहां था? और इस साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो बर्जेंटाइन साम्राज्य का पतन कर दिया और यहां पर अरबी मुसलमानों ने अपने शासन की स्थापना कर ली। अब अगर अरबी मुसलमानों ने काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद, काफी प्रयास के बाद बर्जेंटाइन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया, और जब बर्जेंटाइन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया, कहने के लिए तो एक लाइन में कह दिए कि अपना आधिपत्य कर लिया, लेकिन इतना आसानी से हो गया होगा ना? कभी नहीं। जैसे आप सफल हो जाइएगा, हम कह दिए, तो क्या आप सफल हो गए? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए काफी अधिक मशक्कत करना पड़ेगा, काफी अधिक मेहनत करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप सफल होंगे। तो अरबी मुसलमानों का यहां पर अधिकार हो गया। अब यहां पर अधिकार हो गया तो अब यहां यूरोप से कोई व्यापारी जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, वो कहेगा ना कि आप हमारे साम्राज्य से होकर जा रहे हैं तो आप हमको टैक्स दीजिए। कोई भी कहेगा हां या ना? हां ना? हां। और यूरोप के लोगों के विषय में एकदम दिमाग में रख लीजिए कि ई लेना जानता था, देना नहीं जानता था। मतलब वो टैक्स किसी को नहीं दे सकता था, किसी से टैक्स ले सकता था लेकिन दे नहीं सकता था। तो दिमाग का बड़ी तेज था, समझ गए? तो फिर अब इन लोगों को लगने लगा कि ना, अब तो नया मार्ग खोजना ही होगा। और इस समय तक अब नया मार्ग खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई थी, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र की खोज हो चुकी थी, कंपास की खोज हो चुकी थी, जहाज सब, पानी वाला जहाज सब का निर्माण होने लगा था यूरोप में। तो अब बहुत बड़ा चीज नहीं रह गया था। तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग या एक नए मार्ग की खोज करना शुरू किया। भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज, भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज प्रारंभ 15वीं सदी में हुआ। 15वीं सदी में हुआ। 15वीं सदी में हुआ। 15वीं सदी में भारत के लिए जो नए मार्ग की खोज होना शुरू हुआ। और 15वीं सदी का मतलब क्या होता है? 1400 से 1500। और 16वीं सदी का मतलब 1500 से 1600। और 17वीं सदी का मतलब 1600 से 1700। 18वीं सदी का मतलब 1700 से 1800। तो 15वीं सदी मतलब 1400 से 1500। तो 15वीं सदी में भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज होना प्रारंभ हुआ। और 15वीं सदी में भारत के लिए जो एक नए मार्ग की खोज होना प्रारंभ हुआ, इसमें दो देश ने
सबसे अहम भूमिका अदा किया। और जो दो देश सबसे अहम भूमिका अदा किया, उस दो देश का नाम था, एक आपको पुर्तगाल और दूसरा आपको स्पेन। दूसरा आपको स्पेन। तो एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन, ये दोनों देश समुद्री मार्ग की खोज में सबसे अग्रणी भूमिका अदा किया, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, सबसे अग्रणी भूमिका अदा किया, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और यहां पर है आपको एक छोटा सा देश है, यहां पर पुर्तगाल, समझ गए, यहां पर एक छोटा सा देश है पुर्तगाल, और एक यहां पर बड़ा सा देश है स्पेन। बड़ा सा देश है आपको स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन यहां पर है। पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की रानी थी इसाबेल। स्पेन की रानी थी इसाबेल। पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल। पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल ने सबसे ज्यादा नाविकों को सहायता प्रदान किया। इन दोनों ने नाविकों को कहा कि आपको जितना भी खर्च होता है, हम वो पूरा का पूरा खर्च देने के लिए तैयार हैं, हम वो पूरा का पूरा खर्च देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज करना ही होगा। आपको भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज करना ही होगा। राजा का इतना अधिक सहयोग मिल रहा था, तो राजा के सहयोग मिलने के कारण ही पुर्तगाली नाविक, स्पेन के नाविक दिशा सूचक यंत्र और बड़े बड़े जहाज पर, बड़े बड़े पानी वाले जहाज पर बैठकर भारत को खोजने निकले। उस क्रम में प्रथम प्रयास बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल का रहने वाला था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर होते हुए भारत को खोजने निकला। बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका महादेश के तटीय भाग के मार्ग का अनुसरण किया, और इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणी बिंदु पर बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा। और बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में, बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर पहुंचा। इससे वे आगे नहीं बढ़ पाए, इससे वे आगे नहीं बढ़ पाए, और उन्होंने यहां का नाम आशा अंतरीप द्वीप रखा। आशा अंतरीप द्वीप, आशा अंतरीप द्वीप रखा, आशा अंतरिप द्वीप रखा। अंग्रेजी में इसको कैप ऑफ गुड हॉप, अंग्रेजी में इसको कैप ऑफ गुड हॉप कहा जाता है। तो बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला 1487 में, लेकिन वे भारत को खोज नहीं पाए, क्योंकि यहां से वे आगे बढ़े ही नहीं। यहां से अगर वो आगे बढ़ जाते और हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते, तो फिर हो सकता था कि वे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब पुर्तगाली यात्री असफल हो गया, तो पुर्तगाली यात्री की असफलता के बाद, पुर्तगाली यात्री के असफलता के बाद जो है, अब स्पेन का एक साहसी नाविक कोलंबस, स्पेन का साहसी नाविक कोलंबस, और ध्यान दीजिएगा कोलंबस जो था, कोलंबस इटली का था, कोलंबस इटली का था। स्पेन के नाविक के तौर पर, स्पेन के यात्री के तौर पर जो है वो भारत को खोजने निकला, लेकिन मूल तौर पर जो है वह आपको कहां का था? इटली का था। वह आपको मूल तौर पर कहां का था? इटली का था। तो स्पेन यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में, स्पेन यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला, और वे रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए। और रास्ता में आए भटकाव के कारण, रास्ता में आए भटकाव के कारण जो है, वे अटलांटिक महासागर पार करते हुए, अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। और जाने अनजाने में अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका को कोई खोजना नहीं चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में जो है स्पेन
के नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोज डाला और उन्होंने अमेरिका को नई दुनिया कहा और यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा। इस प्रकार कोलंबस भी असफल हो गया, कोलंबस भी असफल हो गया। कोलंबस की असफलता के बाद पुर्तगाल ने फिर से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज को लेकर योजना बनाना शुरू किया। इस क्रम में पुर्तगाल ने वास्को डी गामा को तैयार किया। वास्को डी गामा काफी साहसी व्यक्ति था, काफी साहसी व्यक्ति था। पुर्तगाल ने अपने सबसे साहसी व्यक्ति वास्को डी गामा को भारत को खोजने को लेकर यात्रा पर भेजा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से निकले, अटलांटिक महासागर में प्रवेश किए और फिर बार्थोलोमियो डियाज के रास्तों का ही उन्होंने अनुसरण किया। बार्थोलोमियो डियाज के रास्तों का अनुसरण करते हुए वे कैप ऑफ गुड होप के पास पहुंचे और कैप ऑफ गुड होप होते हुए मेडागास्कर के साइड से हिंद महासागर में प्रवेश किए और हिंद महासागर में ही उनकी मुलाकात गुजराती नाविक या गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद के साथ हुआ। अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद के साथ हुआ। अब्दुल मुनीद से वास्को डी गामा ने कहा, हमें भारत जाना है, मार्ग आप हमें बताएं, मार्ग आप हमें बताएं। जैसे आप ही कहीं जाते हैं, आपको वो स्थान नहीं मिलता है तो आसपास के लोगों को पूछते हैं फलना स्थान पर जाना है, किधर से जाएं। तो अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद ने वास्को डी गामा को भारत के लिए मार्ग बताया और अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए ही वास्को डी गामा भारत पहुंचा और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत है, यह भारत का पूर्वी तट है, यह भारत का पश्चिमी तट है। भारत के पश्चिमी तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पर पहुंचा, केरल पहुंचा, केरल पहुंचा और 90 दिन की यात्रा के बाद पहुंचा था और 90 दिन की यात्रा के बाद 17 मई 1498 को वो भारत पहुंचा था। 17 मई 1498। और ध्यान रहे, कुछ स्रोत 20 मई 1498 भी लिखता है, कुछ स्रोत 20 मई 1498 भी लिखता है, लेकिन जो बता रहे हैं उसको आप सही मान करके चलेंगे। ऑथेंटिक सोर्स से ये डाटा हम आपको बता रहे हैं। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, मालाबार तट कहते हैं, केरल पहुंचा, केरल पहुंचा। उस समय केरल तथा पूरे भारतवर्ष में राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। केरल तथा पूरे भारतवर्ष में राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। तो केरल के जो राजा होते थे उनकी उपाधि थी जेमोरिन। जेमोरिन राजा का नाम नहीं था। जैसे मुगल साम्राज्य में राजा की उपाधि बादशाह, मराठा साम्राज्य में छत्रपति, विजयनगर साम्राज्य में राय, राय समझ गए, राय। उसी प्रकार से केरल के जो शासक होते थे उन्हें जेमोरिन कहा जाता था, जेमोरिन कहा जाता था, जेमोरिन उपाधि थी। वास्को डी गामा जब केरल पहुंचा तो केरल के शासक जिनकी उपाधि जेमोरिन थी उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्योंकि जो भारत है, भारत वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। इस तर्ज पर भारत की नीतियां रही है, शांति प्रिय नीतियां रही है। तो भारत के शासक जेमोरिन ने, केरल के शासक जेमोरिन ने, केरल के शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा के आगमन का भव्य स्वागत किया, वास्को डी गामा के आगमन का भव्य स्वागत किया। और जब जेमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत कर रहा था तो इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। उस समय भारत में
अरबी मुसलमानों का व्यापार हुआ करता था। उस समय भारत में अरबी मुसलमानों का व्यापार हुआ करता था और अरबी मुसलमानों के व्यापार का एकाधिकार था। मतलब उस समय यह था कि भारत में अरबी मुसलमान ही व्यापार करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो अरबी मुसलमान के व्यापारी ने या अरबी मुसलमानों ने वास्को डी गामा के भारत में स्वागत का विरोध किया, क्योंकि अरबी मुस्लिम व्यापारियों को लगने लगा कि अगर यूरोपीय आ गए भारत तो फिर हमारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो अरबी मुसलमान या अरबी व्यापारी अपने एकाधिकार को भारत में समाप्त नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने वास्को डी गामा के भारत आगमन और उनके स्वागत का विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद जमोरिन ने वास्को डी गामा को भारत में प्रश्रय दिया। वास्को डी गामा कई दिनों तक रुके और वास्को डी गामा ने फिर मन बनाया कि अब हमें वापस लौटना है। तो वास्को डी गामा जब भारत से वापस लौटने लगे थे तो केरल उस समय मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य हुआ करता था। तो वास्को डी गामा केरल से कुछ मसाला लेकर वापस पुर्तगाल के बाजार में गए, और जब वास्को डी गामा केरल से कुछ मसाला लेकर वापस पुर्तगाल के बाजार में गए और उस मसाला को जब बेचा गया तो जितना में खरीदा गया था उसका 60 गुना अधिक मुनाफा उस मसाला को बेचने से प्राप्त हुआ। तो फिर यह बात जो है पूरे यूरोप के बाजार में आग की तरह फैल गई और फिर यूरोप के भीतर यूरोपीय कंपनियां स्थापित होना प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हो गया और पुर्तगाली भारत में व्यापार करने लगे, और पुर्तगाली ने भारत में मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर भारत में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और उस मसालों के व्यापार में पुर्तगालियों को काफी ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। और मसालों के व्यापार में जब पुर्तगालियों को काफी ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ, पुर्तगाल काफी आगे बढ़ने लगा, पुर्तगाल काफी आगे बढ़ने लगा, तो फिर यूरोप के अन्य देश के भीतर अन्य यूरोपीय कंपनियों की स्थापना होना प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में डच, स्वीडिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सभी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई। यहां तक कुछ बात समझ में आया? और जो लोग सो रहे हैं, महाराज सोने आए हैं भाई, उधर मफलर बांध के सो रहे हैं। मफलर आप खोलिए तो खोलिए। अरे आप ही को बोल रहे हैं, आप उधर क्या देख रहे हैं? हाँ आप ही को बोल रहे हैं। हाँ इधर आप भी सो रहे थे, समझ गए? तो सोइए नहीं महाराज, बट क्या दिक्कत है? चंदन बिंद, एसआई कमल राज, दीपांकर, हाँ हम जानते हैं कि हम पढ़ाए, हमको थोड़े नहीं याद है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़िए। रिवीजन करवा रहे हैं, चलिए ठीक है, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो है आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो यहां पर आइएगा, भौगोलिक खोज किस सदी में होना प्रारंभ? 15वीं सदी में होना प्रारंभ हुआ। और भौगोलिक खोज में जिस दो देश ने सबसे अग्रगण्य भूमिका अदा किया, पुर्तगाल और पुर्तगाल के की कौन राजा थे? हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की रानी इसाबेल। आशा अंतरिक्ष द्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज कहां का यात्री था? पुर्तगाल। कहां का यात्री था?
बार्थोलोमियो डियाज कहां का यात्री था? कहां का यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। क्या वो भारत को खोज पाए? नहीं खोज पाए। आगे, आपको अमेरिका की खोज किसने की? किसने की है? कोलंबस ने की है। अमेरिका को नई दुनिया किसने कहा? कोलंबस। किसने कहा है? और अमेरिका के लोगों को कोलंबस ने क्या कहा? रेड, क्या कहा? रेड इंडियन कहा। समझ गए? रेड इंडियन कहा। और कोलंबस अमेरिका की खोज कब किया? 1492 ईस्वी में। भारत के लिए नए मार्ग या समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा की अगर हम बात करें तो वास्को डिगामा भारत के पूर्वी तट पर आया या पश्चिमी तट? भारत के पश्चिमी तट को क्या कौन राज्य में आया? कौन राज्य में आया था? केरल में आया था। कब आया था? कितना दिन की यात्रा के बाद? 90 दिन की यात्रा के 90 दिन की यात्रा के बाद। और किस पथ प्रदर्शक के मदद से भारत आप? अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद। अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद दोनों एक ही बात है। कुछ सोर्स अब्दुल माजिद लिखता है, कुछ अब्दुल मुनीद लिखता है। समझ गए? तो दोनों में दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, पहली बात यह है। इसके बाद जो है अगली बात यह है कि जो है आपको वास्को डिगामा जब भारत आए, केरल के शासक जेमोरिन जब उसका स्वागत कर रहे थे तो किन लोगों ने उनका विरोध किया? किन लोगों ने? अरबी मुसलमानों ने या अरबी व्यापारियों ने, अरबी मूल के व्यापारियों ने विरोध किया। अरबी मूल के व्यापारियों ने विरोध किया। और वास्को डिगामा भारत से कुछ लेकर पुर्तगाल गए, मसाला ना, और जब पुर्तगाल के बाजार में बेचे तो कितना गुना। और इसी के बाद कौन सी यूरोपीय कंपनियां स्थापित हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले स्थापित होने वाली यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1498। 1400 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1400। चलिए, इतना बात क्लियर है। इसके बाद अब देखिए, जब वास्को डिगामा भारत के लिए नए मार्ग या समुद्री मार्ग की खोज कर दिया तो फिर पुर्तगाली यात्री, स्पेनिश यात्री, डच यात्री, ब्रिटिश यात्री सभी उस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में एक पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल, और ध्यान दीजिएगा यहां पर वास्को डिगामा से पहले पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला था। वास्को डिगामा से पहले पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला, लेकिन वे भारत को खोज नहीं पाए, बल्कि अल्ब्रेज कैब्राल जो है ब्राजील की खोज कर डाले। जैसे कोलंबस भारत को खोजने निकला तो अमेरिका को खोज डाला ना, वैसे अल्ब्रेज कैब्राल जब भारत को खोजने निकला तो वो भी पुर्तगाली यात्री था, वो भारत के बजाय ब्राजील की खोज कर डाली। भारत के बजाय ब्राजील की खोज कर डाली। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्राजील के खोजकर्ता कौन है? अल्ब्रेज कैब्राल। ब्राजील के खोजकर्ता कौन है? अल्ब्रेज कैब्राल। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, हर कोई भारत ही आना क्यों चाहता था? इसके पीछे भी कारण है। हर कोई भारत इसलिए आना चाहता था क्योंकि जो विश्व के प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें भारत को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। मतलब भारत को अपार खनिज संसाधन वाला देश, सोने की चिड़िया जैसी उपाधि प्राचीनतम साहित्यों में दी गई है, जिस वजह से हर लोग भारत की ओर आकर्षित होते थे और फिर भारत आना चाहते थे और भारत आए। भारत आना चाहते थे और भारत आए सब लोग। तो आपको जो है, अगर हम देखें तो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल हुए, जिन्होंने भारत की यात्रा की।
अल्ब्रेज कैब्राल हुए जिन्होंने भारत की यात्रा की। अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में 1520 1500 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत की ओर प्रस्थान किया और अल्ब्रेज कैब्राल भारत पहुंचा और अल्ब्रेज कैब्राल भी केरल पहुंचा। और अल्ब्रेज कैब्राल जो है थोड़ा मनमोजी व्यक्ति था, समझिए, मनमोजी व्यक्ति था, थोड़ा अहंकारी था। अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में केरल पहुंचे और केरल के शासक से नहीं मिले, केरल के शासक से अनुमति नहीं लिया और केरल के कालीकट में 1500 ईस्वी में कारखाना खोल दिया। केरल के कालीकट में 1500 ईस्वी में कारखाना खोल दिया। जब जेमोरिन को पता चला तो जेमोरिन ने उस कारखाना को बंद करवा दिया और कैब्राल को कहा, आप किसके अनुमति से खोले हैं? यहां के राजा हम हैं, आपने हमसे अनुमति ली है? नहीं ना ली है, बंद कीजिए इसको और फूटिए यहां से। जेमोरिन ने कैब्राल को भारत से बाहर कर दिया। कैब्राल दौड़े दौड़े पुर्तगाल आए और फिर अपने राजा को बताए कि ये हो गया है। तब फिर पुर्तगाली राजा ने वास्को डी गामा को कहा, आप ही सबसे पहले गए हुए थे, आपका स्वागत सब भी किया, फिर से आप जाइए और इस बार अनुमति लेके आइए ताकि हम लोग व्यापार कर सके भारत में। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में, वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में भारत आए और जेमोरिन से मिले, जेमोरिन से बात किए, जेमोरिन से अनुमति लिए और जेमोरिन से अनुमति लेने के बाद फिर वे पुर्तगाल गए और सारी बात बताए और तब जाकर के 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली कारखाना केरल के कोचीन में खोला गया। केरल के कोचीन में खोला गया प्रथम पुर्तगाली कारखाना 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में खोला गया और फिर उस कारखाना के माध्यम से व्यापार होना प्रारंभ हुआ। कारखाना के माध्यम से व्यापार होना प्रारंभ हुआ। और ध्यान में रखे कि जो यूरोपीय लोग भारत में कारखाना स्थापित करते थे, यूरोपीय लोग भारत में कारखाना स्थापित करते थे, वो कारखाना यानी अंग्रेजी में फैक्ट्री, फैक्ट्री शब्द दिमाग में आता है तो सीधा हम लोगों को क्या लगता है? वस्तु का उत्पादन होता होगा, वस्तु का उत्पादन होता होगा। कागज फैक्ट्री है तो कागज का उत्पादन होता होगा, जूट फैक्ट्री है तो जूट का उत्पादन होता होगा। लेकिन ध्यान रहे, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जो भारत में कारखाना स्थापित किया जा रहा था, वह कारखाना कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था, वहां पर वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि वह एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र हुआ करता था जिस किलाबंद क्षेत्र में वस्तुओं का भंडारण किया जाता था, कंपनी का कार्यालय होता था, कंपनी के लोग आवास, कंपनी के लोग वहां पर रहते थे, कंपनी के लोग वहां पर रहते थे। तो जो यूरोपीय कारखाना था, यूरोपीय कारखाना कोई वस्तु के उत्पादन का केंद्र बिंदु नहीं था, बल्कि वह भंडारण का केंद्र बिंदु था। वहां पर कच्चे माल का भंडारण होता था, वहां पर कच्चे माल का भंडारण होता था। वह कच्चा माल जो है आपको यूरोप के बाजार में ले जाया जाता था और फिर वहां से वस्तु तैयार करके फिर से भारत के बाजार में ला करके वस्तु को भारत में बेचा जाता था। तो पुर्तगालियों ने जो 1503 ईस्वी में कारखाना केरल के कोचीन में खोला, जो कि पुर्तगालियों का भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम कारखाना था, वह कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि वह भंडारण का केंद्र था, भंडारण का केंद्र था। 1503 से लेकर 1505 तक भारत में पुर्तगालियों ने व्यापार किया। धीरे धीरे पुर्तगाली व्यापार काफी ज्यादा, धीरे धीरे पुर्तगाली व्यापार काफी ज्यादा
विस्तारित होने लगा। और जब पुर्तगाली व्यापार धीरे धीरे काफी ज्यादा विस्तारित होने लगा, पुर्तगाली व्यापार जब धीरे धीरे काफी ज्यादा विस्तारित होने लगा, तो फिर उस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद आया, पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय। पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय। और पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद 1505 ईस्वी में आया। पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद कब आया? 1505। तो अब हम लोग पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय को देखेंगे, पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय को देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बात बताए हैं एक बार याद कर लेते हैं। द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन है जो भारत आया? हाँ, अल्ब्रेज द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन है जो भारत किया? तो अल्ब्रेज कैब्राल। ब्राजील के खोजकर्ता कौन? हाँ, अच्छा, इन्होंने भारत में कारखाना स्थापित किया था। कब किया? 1500 ईस्वी। कहां? कालीकट में ना किया, कालीकट में किया ना, लेकिन उस कारखाना को बंद किया गया। किसने बंद किया? जेमोडिन ने। समझ गए? इसके बाद फिर वास्को डी गामा भारत आए। 1502 में भारत आए। 1502 में भारत आए। और इसके बाद जब वास्को डी गामा अनुमति लिया तब जाकर के पुर्तगाली कारखाना खुला था। कहां? कोचीन में ना। कहां खुला था? कोचीन में ना। कब? 1500। तो पुर्तगालियों की प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री 1503 में कहां खोली गई? और 1503 से लेकर 1505 तक व्यापार किया। और 1505 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा पद आए? पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के विषय में अब हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले वास्को डी गामा के विषय में 2-3 बात। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। वास्को डी गामा 3 दफा भारत आए। पहली बार 1498, 1502 और तीसरी बार 1524। 1524 में गवर्नर बनकर आए थे, लेकिन मलेरिया नामक रोग के कारण उनका निधन हो गया। तो वास्को डी गामा के विषय में ये 2-3 फैक्ट आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा कितनी दफा की है? कितनी दफा? पहली बार 1400, दूसरी बार 1500, तीसरी बार 1524। उनका निधन किस बीमारी के कारण? मलेरिया नामक बीमारी के कारण उनका निधन हुआ। और इसके बाद जो है आप आगे बताएंगे कि जो पुर्तगाली, कौन ऐसे पुर्तगाली हुए जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को। इतना बात क्लियर है? अब आते हैं पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय। पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय। देखिए, ध्यान दीजिएगा,
पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को बनाया गया। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। 1505 से लेकर 1509 तक ये पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर है। पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर है। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा जब पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आए तो वो भी समुद्री मार्ग से ही आए थे और वे सोचते हुए आ रहे थे कि ये जो समुद्री मार्ग से हम जा रहे हैं इसकी खोज तो वास्को डी गामा किया है और वास्को डी गामा पुर्तगाली है और इस समुद्री मार्ग की खोज में पुर्तगाल का रुपया पैसा खर्च हुआ है। तो अल्मीरा ने यह विचार व्यक्त किया कि क्यों ना पूरे हिंद महासागर पर हम कब्जा कर लें। अल्मीरा ने यह विचार व्यक्त किया सभी के समक्ष, अपने पुर्तगाली आकाओं के समक्ष, पुर्तगाली राजा के समक्ष, पुर्तगाली व्यापारी के समक्ष कि हिंद महासागर में पूरा कब्जा किया जाए, पूरे हिंद महासागर में कब्जा किया जाए और हिंद महासागर में कब्जा करके यह घोषणा कर दे कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता है तो उसे परमिट लेना होगा, उसे लाइसेंस लेना होगा, उसे परमिट लेना होगा, उसे लाइसेंस लेना होगा। बिना परमिट लाइसेंस के आप हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकते हैं और परमिट या लाइसेंस हम पुर्तगालियों से लेना होगा। अल्मीरा ने जब यह विचार पुर्तगाली राजा और व्यापारियों के समक्ष रखा तो पुर्तगाली राजा और व्यापारियों ने एक मत से कहा, हां ये बात तो हम लोग के दिमाग में भी नहीं किया था, आप अच्छा सोचे हैं। इससे होगा कि पुर्तगाल को और ज्यादा मुनाफा होगा, पुर्तगाल को और ज्यादा मुनाफा होगा। तो अल्मीरा को अनुमति मिल गई और जब अल्मीरा को अनुमति मिल गई तो अल्मीरा ने हिंद महासागर, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए एक नीति लाया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अल्मीरा ने अपने सैनिकों के मदद से पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। और अल्मीरा को कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ रहा था, हर जगह अल्मीरा जीत रहा था, हर जगह अल्मीरा जीत रहा था। और इस नीति के तहत ही अल्मीरा ने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। और पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया, जिस वजह से पुर्तगाली को सागर का स्वामी या हिंद महासागर का स्वामी, पुर्तगालियों को सागर का स्वामी या हिंद महासागर का स्वामी कहा जाता है, हिंद महासागर का स्वामी कहा जाता है। और जब पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय अल्मीरा
इधर अरब सागर में होता क्या था जानते हैं? पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, मतलब इस एरिया पर पूरा कब्जा कर लिया, लेकिन अरब सागर में कब्जा नहीं कर पाया। और अरब सागर वाले समुद्री इलाका में अल्मीरा कब्जा नहीं कर पाया। तो अल्मीरा ने यह सोचा क्यों इसको छोड़ दे, इसको भी जीत लेते हैं। तो अल्मीरा की सेना अरब सागर की ओर बढ़ी, और अल्मीरा की सेना जब अरब सागर की ओर बढ़ी तो अरब सागर के तट पर ही अपना एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्थान है चोल। महाराष्ट्र में एक स्थान है चोल। महाराष्ट्र में एक स्थान कौन है? चोल। चोल, महाराष्ट्र में एक स्थान चोल है। महाराष्ट्र के चोल नामक स्थान पर, महाराष्ट्र के चोल नामक स्थान पर पुर्तगाली और मिस्र, पुर्तगाली सैनिक और मिस्र के सैनिक, पुर्तगाली सैनिक और मिस्र के सैनिक के बीच 1508 ईस्वी में महाराष्ट्र के चोल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध को इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है। और इस चोल के युद्ध में पुर्तगाली की हार हुई और मिस्र की जीत हुई। इस चोल के युद्ध में पुर्तगालियों के हार का कारण, अल्मीरा के हार का कारण क्या था? तो अल्मीरा के हार का कारण था भारत के शासकों ने, भारत के लोगों ने, भारत के सेनाओं ने पुर्तगाल का साथ नहीं दिया, बल्कि मिस्र का साथ दिया, बल्कि मिस्र का साथ दिया। तो भारत के लोगों ने मिस्र का साथ दिया, इसलिए मिस्र चोल के युद्ध में 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराने में सफलता प्राप्त कर पाया। पुर्तगालियों को हराने में सफलता प्राप्त कर पाया। और ध्यान में रहे, चोल के युद्ध में जो पुर्तगालियों की हार है, यह हिंद महासागर के क्षेत्र में, अरब सागर भी हिंद महासागर का ही एक पार्ट है। अरब हिंद महासागर के दो संतान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर के ही दो संतान है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर में चोल के युद्ध में जो पुर्तगालियों की हार हुई है, यह हार भारत में पुर्तगालियों की पहली हार है, या हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पहली हार है। और इस हार से पुर्तगालियों का साख, पुर्तगालियों का साख थोड़ा नीचे गिर गया। और पुर्तगाली नहीं चाहता था कि उसका साख नीचे आए। अपनी साख को बचाने के लिए पुर्तगाली ने अल्मीरा को वापस पुर्तगाल बुला लिया, और उससे भी योग्य व्यक्ति को पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय बनाकर भेजा, जिसका नाम था अल्बुकर्क, जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, हां वही अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क शॉर्ट नाम हम लिखते हैं, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आया। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक जो है आपको अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के तौर पर काम किए। पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के तौर पर काम जो है अल्बुकर्क ने किया। अब आगे हम लोगों को अल्बुकर्क के विषय में जानना है। और अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर आए थे। पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय अल्मीरा, अल्मीरा समझिएगा, अल्मीरा। तो अब समझिएगा कि कल शनिवार है, कल आपका क्लास है। और क्लास कैसे होता है? अल्टरनेट होता है। जैसे MWF में मेरा क्लास होगा, TTS में बिट्टू झा सर का क्लास होगा। MWF में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, TTS में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। MWF में हिस्ट्री पढ़ेंगे, TTS में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अरे ले रहे हैं कमेंट, आप काहे चिंता करते हैं? ठीक है। तो MWF में आप जो है हिस्ट्री
और टीटीएस में केमिस्ट्री। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हिस्ट्री, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे केमिस्ट्री। लेकिन ध्यान रहे, रविवार को क्लास नहीं होता है, लेकिन इस रविवार को आपका क्लास हम लगा रहे हैं। इस रविवार को आपका क्लास हम लगा रहे हैं। इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। इस रविवार को क्लास लगा रहे हैं और इस रविवार को भी आपका क्लास है और इस चैप्टर को रविवार को हम कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर को रविवार को कंप्लीट कर देंगे। आप 10 सवा 10 बजे तक आ जाइएगा और एक शॉट में जो है इसको कंप्लीट करना है। पुर्तगाली जानना है, फिर डच जानना है, फिर अंग्रेज जानना है और फिर फ्रांसीसी जानना है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हमको नहीं लगता है एक शॉट में क्लियर हो पाएगा, 2 शॉट में क्लियर हो जाएगा। 4 से 5 घंटा का लेक्चर होगा, इस पर 5 घंटा का लेक्चर होगा हमको लगता है। ठीक है, 5 घंटा का लेक्चर होगा। रविवार को सब लोग आइए। कल आपका क्लास है, आप ही मत सोचिएगा कि कल आपका क्लास नहीं है। कल आपका क्लास है, केमिस्ट्री का है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि रविवार को जो है मेरा क्लास है। रविवार को हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं इस वजह से कि जो है ये सब चीज पहले पढ़ाए हुए थे। जो लोग पहले से पढ़े हुए उनका रिवीजन हो गया होगा। तो रविवार को जो है मतलब 10 से 12 बजे तक पढ़ाएंगे, 15 से 20 मिनट का गैप देंगे और उसके बाद फिर जो है पढ़ा करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चीजों को समझे आप लोग। तो रविवार को आपका क्लास है और 10 बजे से ही है। जो आपका टाइम है उसी टाइम पे क्लास है। और नोट जो है, आज तो आप लोग नोट भी, बहुत सारे लोग के पास नोट नहीं होगा। नोट किसके किसके पास नहीं है? तो नोट टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, आपके सामने में भेजे हैं। 80,000 प्लस मेंबर होगा, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल के अपना लेते आइएगा। ठीक है। और प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं आप जानिए, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है। तो कल आपको टेस्ट है और टेस्ट के विषय में अभी हम डिसीजन नहीं लिए हैं कि टेस्ट, कल का टेस्ट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। ठीक है, हमको लगता है ऑफलाइन ही होगा। और ऑफलाइन आपका टेस्ट जो है 12:30 बजे से होता है। ऑफलाइन टेस्ट कितना बजे से होता है? 12:30 बजे से। उस टेस्ट के विषय में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आप जानिए। देखिए, आपको जो परीक्षा देना है उस परीक्षा के अकॉर्डिंग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट आपको वैसा मारना चाहिए, ताकि अपना औकात, अपना क्षमता पता चलता रहे, ताकि आप पढ़ने के प्रति जो है प्रेरित होते रहे। इसी को लेकर प्रत्येक सप्ताह संस्थान एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट करवाता है। प्रत्येक शनिवार को दोपहर में 12:30 बजे से, प्रत्येक शनिवार को दोपहर में 12:30 बजे से। और ऑफलाइन टेस्ट ही होगा। किस बैच का ऑनलाइन होगा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके बैच का ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट में आइए, आप सभी लोग ऑफलाइन टेस्ट में आइए। तो कल जो है आपका टेस्ट भी है, कल आपका टेस्ट भी है 12:30 बजे से, समझ गए। और इसके बाद अब होमवर्क सब की भी बात हम लोग कर लेते हैं। कहां क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। होमवर्क सब समझाते हैं, समझिए। होमवर्क सब में क्या चल रहा था? इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हुआ, लास्ट चैप्टर। वो तो आप लोग पढ़ न लिए होंगे, उसका भी टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए। तो होमवर्क जो है नया सिरा से शुरू करते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? तो हम आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री। तो ये 2 चैप्टर तो पढ़ रहे हैं। अन्य चीज होमवर्क में देते हैं। आपके क्लास में होमवर्क में क्या क्या करवा दिए? पॉलिटी और हो गया, ज्योग्राफी चल रहा, इंडियन ज्योग्राफी हो गया ना। चलिए, नया सिरा से होमवर्क फिर से शुरू करते हैं। चलिए, नया सिरा से होमवर्क जो फिर से शुरू कर रहे हैं, उसमें जो होमवर्क दे रहे हैं बायोलॉजी का होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी के होमवर्क में क्या करना है जानते हैं? बायोलॉजी में संस्थान के नोट के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी लोग हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए लोग हैं, बायोलॉजी का भी आप नोट ऑफिस से प्राप्त कर लेंगे। और उसमें तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, आंसर आपको होगा नहीं।
तो आंसर एप्लीकेशन पर जो है हम डलवा देंगे, या टेलीग्राम चैनल पर पहला चैप्टर का आंसर हम आपको डलवा देंगे। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? बायोलॉजी का नोट है किसी के पास? अभी है अभी? हाँ भेजिए, दीजिए ना। अरे क्या हुआ? भेजिए, एगो आ गया, छोड़ दीजिए उसको, लौटा दीजिए, भेजिए। है बकलोल, वो बायोलॉजी का नोट। जल्दी कीजिए, आगे टेस्ट है, लेट हो रहा है। चलिए, ये संस्थान का बायोलॉजी का नोट है, समझिए, ये संस्थान का बायोलॉजी का नोट है। और हम दावा वादा सब चीज कर सकते हैं। आपके बिहार दरोगा परीक्षा में अगर 10 गो क्वेश्चन बायोलॉजी का आएगा ना, 8 से 9 गो इसी से आएगा, 8 से 9 गो, समझ गए? और नहीं तो नहीं आएगा। इससे बेहतर कलेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता है, समझ गए? तो चैप्टर नंबर पहला, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पहला है आपको सेल, कोशिका, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान। इसमें टोटल चैप्टर है 137, 137। ये जो है आपको करके आना है, ठीक है? ये जो है आपको करके आना है, समझिए, ये आपको करके आना है। और ये हम पूछेंगे, और पुराने लोग के पास तो आंसर होगा, जो नए लोग हैं उनके पास आंसर नहीं होगा। तो टेलीग्राम पर पहला चैप्टर का आंसर आज रात तक में हम भेज देंगे, तो रात तक जो है आप इस नोट को प्राप्त कर लीजिएगा। और ये होमवर्क जो है हम आपसे पूछेंगे, कब पूछेंगे ये होमवर्क? तो ये होमवर्क हम आपसे पूछेंगे सोमवार को। कब पूछेंगे? सोमवार को, ठीक है? बढ़ा दीजिए, आपका ये होमवर्क है एक, समझ गए? फिलहाल यही होमवर्क है, इससे आगे सोमवार को आगे होमवर्क की चर्चा करेंगे। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। अब ऑनलाइन वाले लोग जो भी आपके दिमाग में है बोलिए, हम आपके कमेंट का जवाब दे रहे हैं। सोमवार को बताएंगे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को 12 से 1 के बीच में आइए, मिलना है तो। ऑनलाइन भी टेस्ट होगा, ऑनलाइन भी टेस्ट होगा। पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करके पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव अपलोड करवा देंगे। हाँ, एंशिएंट का आंसर गलत है, इस बात को हम मानते हैं, सही करवा देंगे। हाँ होगा, कल जो है शनिवार को प्रीवियस ईयर का डिस्कशन यूट्यूब पे होता था ना जी, कल से होगा। क्लास शुरू हो गया है, कल से होगा, कल होगा, सब लोग को भाग लेना है। हाँ, रात में। मैथ एंड रीजनिंग शुरू करवा देते हैं, रुकिए, शुरू करवा देते हैं, शुरू करवा देंगे मैथ और रीजनिंग। अगले क्लास में नोटिफिकेशन के विषय में बताएंगे। ऑनलाइन भी होगा टेस्ट, ऑनलाइन भी होगा टेस्ट।
टेस्ट का सूचना टेलीग्राम पर हम रात में मैसेज कर देंगे। न्यू बिल्डिंग आसपास में ही होगा। ऑफलाइन नया क्लासरूम खुलने दीजिए। जो भी ऑनलाइन लोग हैं, अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं नया क्लासरूम खुलने दीजिए, तब आइएगा, करवा देंगे एडमिशन। फिजिक्स का नोट पुराना ही रहेगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए, तब करंट पढ़िएगा जी।